सगळ्यांना माझा नमस्कार. बुद्ध जयंतीच्या अवसरवर मी डॉक्टर धीरज कुमार, केएम हॉस्पिटलमध्ये सहाय्यक प्राध्यापक डिपार्टमेंट ऑफ कार्डिओलॉजी आज तुम्हाला भेटायला आलेलो आहे. आई मला मंगेश साहेबांनी इन्व्हाइट केलं आजच्या लेक्चर द्यायला आणि साम्यक फाउंडेशन तुळशीच्या मी आभार व्यक्त करतो, ज्याचे चेअरपर्सन आहे मंगेश यादव सर. आता सर्वात सुरुवातीला मी थोडा हिंदी आणि थोडा मराठीमध्ये बोलणार, सो दॅट रीच इज फॉर एव्हरीवन. सगळ्यांना इन्फॉर्मेशन मिळू देणार. तर आजची टॉपिक आहे प्रायमरी प्रिव्हेन्शन, म्हणजे हार्ट आणि स्ट्रोक आणि लकवा आणि किडनी हे सगळे जे आजार आहे हे कसा आपण थांबवू शकतो, त्याच्यावर आजच्या लेक्चरचा टॉपिक आहे. सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे हार्टचे जे आजार आहे ते किती प्रकारचे असतात आणि क्या 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 फैक्टर है, क्या क्या चीजें हैं जिनकी वजह से ये हार्ट की बीमारी होती है. याच्यामध्ये काय काय इम्पॉर्टंट आहे कंट्रोल करायचं. आणि ये फैक्टर जो है, ये जिनकी वजह से हार्ट की बीमारी पनपती है, इसको हम रियल लाइफ में कैसे नाप सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं, जिसकी वजह से हार्ट और लकवा जैसी बीमारियां जो एक दूसरे के साथ बिल्कुल रिलेटेड है, बिल्कुल संबंधित है, इनको हम कैसे रोक सकते हैं. आप सबको पता है कि हमारे इंडिया में 90% लोगों के पास प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, और जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है वो हमेशा भरे हुए रहते हैं. इसलिए उधर एडमिशन करवाना भी डिफिकल्ट है, मुश्किल है. इसकी वजह से, और तीसरी बात, हार्ट, लकवा, किडनी फेलियर, ये सारी बीमारियां इंडिया में 40-50 से 60 साल के बीच में काफी ज्यादा लोगों को हो रही है. इसलिए हमारा जो मेन एम्फोसिस या हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है की 30 साल के बाद जो भी लोग है सगळ्यांचं हेल्थ चेकअप करायचे. इससे हेल्थ चेकअप करने से हमको जो रिस्क फैक्टर है, हार्ट की डिजीज, हार्ट की बीमारी बाहर बाद में ना पनपे, लकवा बाद में ना हो, किडनी फेलियर बाद में ना हो, पैरों की नस बाद में खराब ना हो, इसकी हम रोकथाम कर सकते हैं. तो सबसे इंपॉर्टेंट हार्ट की क्या क्या बीमारियां हैं, इसमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एक पूरा स्पेक्ट्रम है. मतलब हार्ट की जो बीमारियां हैं या हार्ट कार्डियोवैस्कुलर जो बीमारियां हैं वो है हार्ट अटैक, जो आप सबसे ऊपर का फिगर देख रहे हैं, लकवा जो आप ऊपर का राइट साइड का फिगर देख रहे हैं, किडनी के खराब होना, पैर की नसों में कटना और आंखों के सामने ब्लाइंडनेस या अंधा हो जाना. तो इस सब को रोकने के लिए हमको कुछ चीजों को कंट्रोल करना होगा. वो क्या है? सबसे बड़ा हमें जो खतरा है वो ब्लड प्रेशर से है. तो हमारा अगर पेशेंट्स को का ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं किया गया तो 5 से 10 साल में उनको हार्ट अटैक या लकवे का चांस बहुत बढ़ जाता है. फिर है खून की चर्बी या कोलेस्ट्रॉल. इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि खराब कोलेस्ट्रॉल की जो क्वांटिटी है, इसकी वजह से हार्ट अटैक, लकवा, किडनी खराब होना ये बाद में हो सकता है. और इसी कारण से कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, और ये आसान भी है. ये हमारे पास आज ऐसी दवाइयां हैं कि हम कोलेस्ट्रॉल को कितना भी नीचे ला सकते हैं. फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात है स्मोकिंग, यानी सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू का सेवन. इससे हार्ट अटैक का रिस्क 5 से 6 गुना बढ़ सकता है और स्ट्रोक का रिस्क कम से कम 8 गुना बढ़ सकता है. उसके बाद है मधुमेह या डायबिटीज, साखराचा आजार. जर अगर शक्कर डायबिटीज जो है शुरुआती स्टेज में है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है और सारे के सारे जो खतरे हैं इसको टाला जा सकता है. लास्ट दो है लठपणा, ओबिसिटी और आलस.
फिजिकल एक्टिविटी का ना होना, एक जगह बैठे-बैठे टीवी का रिमोट देख रहे हैं, मोबाइल कर रहे हैं, चलना-फिरना कम है, एक्सरसाइज कम है, तो ये सारे फैक्टर मिलकर हमारे अ, हमें तकलीफ देते हैं 5 से 6 साल, 10 साल में। अब प्रॉब्लम ये है कि इसकी वजह से कोई सिम्पटम नहीं होता है। जैसे 90% लोग जिनको ब्लड प्रेशर है, उनको पता भी नहीं चलेगा कि उनको ब्लड प्रेशर है क्योंकि उनको सिर दर्द नहीं होगा, हाथ-पैर में दर्द नहीं होगा। हम डॉक्टर के पास जनरली कब जाते हैं? जब कोई ना कोई आपको सिम्पटम या कोई ना कोई तकलीफ आपको होती है। अगर आपका पेट में दर्द है, आपको बुखार है, आपको सिर में दर्द है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। पर ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम ये है कि इसकी वजह से कोई सिम्पटम नहीं होता और ये डायरेक्टली डैमेज कर देती है। इसलिए हमको इसे कंट्रोल करना ज़रूरी है। सेम चर्बी के बारे में है, सेम स्मोकिंग के बारे में है, लठपना और शुगर के बारे में भी है। शुगर 300 साढ़े 300 के बाद ही सिम्पटम्स आते हैं। इसीलिए हमको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी। तो अब ये क्या है कि ये तो हो गए फैक्टर्स डॉक्टर साहब। तो इसको हम कैसे हम रोकथाम कर सकते हैं? सबसे पहली बात है कि जहाँ दुनिया में हार्ट अटैक 60 साल के ऊपर के लोगों में आता है, इंडिया में 40 से 60 के बीच में सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक होते हैं। इसीलिए हमको 10 साल पहले यानी 30 साल से ये ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल और वजन इस पे कंट्रोल रखना जरूरी है। इसलिए आजकल गाइडलाइन ऐसी है कि 30 साल की उम्र के बाद हर 6 महीने में टेस्ट कराना चाहिए डॉक्टर के पास जाके एक जांच, उधर ही ब्लड प्रेशर, उधर ही आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल या खराब जो कोलेस्ट्रॉल है, शुगर की जांच और वजन। ये सब पे कोई भी चीज तकलीफ आई तो फिर हमको इसके ऊपर कार्रवाई करनी होगी, दवा लेना होगा। अब कुछ लोग पूछते हैं कि दवा परमानेंट लेना होगा कि नहीं? कभी-कभी दवा रोका भी जा सकता है। हो सकता है घर में कोई टेंशन हो, इसकी वजह से ब्लड प्रेशर ऊपर चले गया है, लेकिन 6 महीने, 3 महीने के बाद ब्लड प्रेशर कम भी हो जाता है। लेकिन दवा को रोकने का जो डिसीजन है, वो अपने डॉक्टर पे छोड़ दीजिए। दवा से कोई नुकसान नहीं है। बेस्ट पार्ट ये है कि जो ब्लड प्रेशर की दवा है या चर्बी की दवा है या डायबिटीज की दवा है या लटपटा कम करने की दवा है, ये सारी दवा बहुत सेफ है, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो इसीलिए हमको हर 6 महीने में इंजेक्शन करना चाहिए। और आपने सुना होगा आजकल बहुत सारे नवयुवक यंग लोकं सडनली त्यांना हार्ट अटॅक येतात. उनको अचानक से हार्ट अटैक आता है या अचानक से जिम करते-करते उनकी डेथ हो जाती है। वो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उनकी जो है जाँच नहीं हुई है। जो भी हेवी काम करते हैं जैसे जिम या जो भी मेहनत का काम करते हैं, एक बार डॉक्टर से जाँच करा लीजिए। एक सादा ईसीजी और जाँच से ही हमको पता चल जाता है कि कुछ भी डेंजरस है कि नहीं। सिर्फ चर्बी की वजह से ब्लॉकेज ही खतरा नहीं है। कुछ-कुछ लोगों में हार्ट के स्नायु में सूजन भी होता है और ये जाँच करके एग्ज़ाम डॉक्टर के पास जाँच करके और ईसीजी करके इसके बारे में हमको पता चलता है। अच्छा, ये तो हो गई डिटेक्शन की बात, डॉक्टर की बात, पर इसके अलावा भी हम कुछ कर सकते हैं क्या? यस, कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है 30 साल के बाद आपके खाने में का नमक थोड़ा कम कर दीजिए और शक्कर भी थोड़ा कम कर दीजिए। अब नमक कैसे कम किया जाए? जो आप नमक सब्जी में डाल रहे हैं, दाल में डाल रहे हैं, वरण-भातमध्ये जे काही टाकतात, वरतून काही मीठ वापरायचं नाही। सो ऊपर से कोई नमक नहीं डालना है क्योंकि इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है और पैरों में सूजन भी आती है। अचार, पापड़ को कम करना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है और जो बीपी के मरीज है, जिनको बीपी डायग्नोज हुआ है, उनको तो इनसे दूर रहना चाहिए। बीपी के लिए एक और बहुत ज्यादा कारगर उपाय ये है फलों का सेवन। केला, संतरा, मौसम्बी, इससे इसमें पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है, इसकी वजह से ब्लड प्रेशर पे इफेक्टिव कंट्रोल पाया जा सकता है।
दूसरी बात है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल घर के में खाना किस तेल में बनाया जा रहा है, इस पे डिपेंडेंट है। तो खाने के लिए सफोला, सैफलॉर या सनफ्लावर सनफ्लावर या सैफलॉवर ऑयल यूज करें। आप ग्राउंडनट ऑयल या इसका तेल यूज कर सकते हैं, मूंगफली का तेल भी यूज कर सकते हैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, पाम ऑयल, ये ऑयल से आपको दूर रहना है। और शुगर की जांच में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि खाली पेट जो शुगर है वो 110 के नीचे होना चाहिए। अगर इससे ऊपर है तो दवा का सेवन जरूरी हो जाता है। और वजन हमारा हमेशा कंट्रोल में रहना चाहिए। एक आम इंडियन का वजन 75 किलो के ऊपर नहीं जाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 80 किलो। अगर वजन ज्यादा हो गया है तो आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा और खाने पीने का कंट्रोल रखना पड़ेगा। अब बहुत लोग बोलते हैं कि खाने पीने में क्या लेना चाहिए जिसकी वजह से हमारी उम्र लंबी हो। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये रागी, ज्वार या बाजरा, याची भाकरी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। चावल बंद कर दीजिए, चपाती भी बंद कर दीजिए। भाकरी पे आ जाइए जो रागी, ज्वार और बाजरा से बनती है। सुबह सुबह 2 बॉइल्ड अंडे, जो भी नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए बहुत जरूरी है। इसमें पीला फेंक देना है, सफेद खाना है, क्योंकि ये बेस्ट प्रोटीन का सोर्स होता है। और याद रखिए, जो हर दिन अंडे सफेद लेता है उसको टीबी होने के चांसेस या कोरोना होने के चांसेस या वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। अच्छा, नॉन वेज में रेड मीट जो है, जैसे बकरा है, इसको नहीं खाना है। चिकन हफ्ते में एक बार खा सकते हैं, लेकिन मछली ज्यादा खाना है। फिर दाल, तरह तरह के दाल, तूर दाल, अरहर दाल, इसको मिक्स मैश करके खा लीजिए। आपके खाने में जरूर सलाद होना चाहिए। सलाद मतलब क्या? आप ककड़ी को काट लीजिए, आपके पास गाजर है उसको काट लीजिए, टमाटर काट लीजिए, बीज फेंक दीजिए। ये जरूर आपको खाने में खाना है। दही आप ऐड कर सकते हैं, दही से बहुत फायदे हैं। दही से पेट में जो फ्रेंडली बैक्टीरिया है उस वो भी बढ़ते हैं, तो गैस्ट्राइट, एसिडिटी का जिनको तकलीफ है उनकी तकलीफ भी कम हो जाती है। ध्यान रखिए, जो भाकरी खाते हैं रागी, नाचनी, बाजरे की, उनका पेट भी बहुत साफ हो जाता है। और जो नौकरी करते हैं उनको पता है कि अगर सुबह पेट साफ हो गया तो आपने दिन जीत लिया, क्योंकि उसके बाद आपको कोई तकलीफ नहीं होती और आप काम कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात बहुत जरूरी है, भैंस का दूध नहीं पीना है, गाय का दूध पीना है। दुनिया भर में कहीं पे भी भैंस का दूध नहीं पिया जाता है, गाय का दूध पिया जाता है। भैंस के दूध में कुछ एलर्जेंस ऐसे हैं जिसकी वजह से हार्ट डिजीजेस अधिक होते हैं। इसलिए और भैंस का दूध में फैट भी ज्यादा है, इसलिए गाय का दूध पीजिए। ठीक है। हाँ, फलों में क्या खाना है? संतरा, मुसम्बा, सेब, पपाया। और ड्राई फ्रूट में सबसे इंपॉर्टेंट है बादाम और अखरोट। ओके। उसके अलावा नारियल, जो कच्चा नारियल या टेंडर कोकोनट है, उसको उसका जरूर आप ये पानी पी सकते हैं। उसमें पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है, खासकर इस गर्मी में जब पसीना बहुत ज्यादा है, एवढं उन्हात सगळं पोटॅशियम आपला बाहेर जातो। और मैंने आपको बताया, पोटैशियम अगर आप लेंगे तो आपके शरीर में ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। ध्यान रखिए, जिनको किडनी की बीमारी है वो ये ना ले नारियल पानी, लेकिन जिनका किडनी बिल्कुल नॉर्मल है उनको जरूर लेना चाहिए, इससे बहुत फायदा होगा। और ऑफ कोर्स अमरूद। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आप ऐड कर सकते हैं वो है मूंग। मूंग दाल को भिगोने के बाद जो उसकी फुटकुनी आती है, जिसको हम स्प्राउट्स कहते हैं या मोड आलेले धान्य कहते हैं मराठी में, उसका जरूर सेवन कर सकते हैं। और मेथी की जो बीज आते हैं, इनको भिगो के रखने पर और इनका पानी पीने पे डायबिटीज की चांसेस काफी कम हो जाती है। घर में करेला जरूर बनना चाहिए, एटलीस्ट हफ्ते में एक बार। और ध्यान रखिए, ये सिर्फ डाइट पेशेंट जिनको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर है उनको ही नहीं, इवन बच्चों को भी ये इसी प्रकार का पौष्टिक आहार देना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। अच्छा, इसके बाद हम कुछ 2-3 चीजों के बारे में ध्यान रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है
आपके घर में सबको कम से कम 8,000 कदम चलने चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास वो घड़ी नहीं है जो कदम मोजती है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप 2 किलोमीटर रोज़ शाम को चलेंगे, 1.5 से 2, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। जहाँ चाहे वहाँ पे सीढ़ी चढ़ना चाहिए। अगर आप डंबल उठा सकते हैं तो वो सही, लेकिन कुछ वज़न उठाना ज़रूरी है और कम से कम 6 से 7 घंटे सोना भी ज़रूरी है। इसमें भी बहुत लोगों को तकलीफ होती है कि उनको रात को नींद नहीं आती। तो रात को नींद ना आने का सबसे बड़ा कारण ये है कि हम रात को देर रात तक टेलीविज़न देखते हैं या मोबाइल देखते हैं। टेलीविज़न या मोबाइल से नीली रंगों की किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें जो आती हैं, वो आँखों को पे असर करती है। उसकी वजह से शरीर में मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन होता है जिसकी वजह से नींद आती है, उसकी मात्रा कम हो जाती है। इसलिए आप 6-7 बजे जल्दी डिनर कीजिए और साढ़े 7-8 के बाद मोबाइल ना देखिए, टेलीविज़न ना देखिए, तो आपको अपने आप 10 बजे नींद आ जाएगी, आप सुबह उठ पाएँगे और आपका पूरा का पूरा दिन अच्छा फ्रेश जाएगा। तो कम से कम 7 घंटे से नींद बहुत ज़रूरी है। इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट है कि घर में कोई तनाव का वातावरण हो या कुछ भी हो, तो उससे भी शरीर पे असर पड़ता है। इसलिए तणावपूर्ण वातावरण से दूर जाइए. मनात टेन्शन नकोय आणि जास्त टेन्शन झालं, तर तुम्ही डॉक्टरकडे पण येऊ शकता काउन्सिलिंगसाठी. पर बहुत इम्पोर्टेंट है दारू, अल्कोहल और सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू इससे बहुत दूर रहना है। इससे ज़्यादा शरीर को नुकसान हो सकता है। अच्छा नमक में भी कौन-सा नमक खाएँ? तो ये मैं आपको बता दूँ कि जो रॉक सॉल्ट होता है या सेंधा नमक होता है, उस उससे आपकी तबीयत में काफ़ी निखार आता है क्योंकि उसमें सिर्फ़ सोडियम ही नहीं, उसमें पोटेशियम भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है और भी ऐसी सारी तत्व हैं, जिनकी वजह से हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल सही रहता है। अच्छा, अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से शरीर में पानी का प्रमाण कम हो जाता है। इस कारण से चक्कर आना, थकवा आना, पैर में दर्द होना ये बहुत कॉमन है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहला जो काम करना होगा वो यह है कि सुबह काम पे निकलने से पहले 1 ग्लास नींबू पानी जिसमें सेंधा नमक और थोड़ा-सा चीनी दे के निकलिएगा। तो बिल्कुल मिनिमल चीनी है। चीनी और नमक का ये जो मिश्रण है इससे शरीर में वाटर एब्ज़ॉर्ब होता है और शाम को अगर संतरा मौसम्बी का जूस पी सकते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा होगा। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप जो भी करते हैं, खाते हैं, टाइम टू टाइम खाइए। फिक्स ब्रेकफ़ास्ट खाना ज़रूरी है। नाश्ते के बिना काम पे जाना नहीं है आपको। दोपहर को फिक्स टाइम पे खाना खाएँगे और रात को जल्दी खाएँगे, तो आपके शरीर को काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें हुई और ऑफ़ कोर्स इस मामले में 2-3 चीज़ें और मैं ज़्यादा जोड़ना चाहूँगा। वो ये है कि आपको सबसे अ, ज़्यादा जिस चीज़ पे काम करना है, वो ये है कि आपको एक्सरसाइज़ करना है। किसी प्रकार का एक्सरसाइज़ चलेगा। आप अ अगर कोई गेम खेल सकते हैं, स्पेशली 30, 40, 50 साल के वीकेंड में तो ज़रूर कुछ ना कुछ खेल सकते हैं। क्रिकेट खेलने का शौक है तो क्रिकेट खेलिए, थोड़ा फुटबॉल खेलने का शौक है तो फुटबॉल खेलिए। और इसी के साथ मैं आपको 2-3 चीज़ें और बताना चाहता हूँ। आपको मोबाइल से दूर रखने के लिए ये स्लाइड बनाया है क्योंकि एडिक्शन मोबाइल की वजह से हम एडिक्ट होए जा रहे हैं 24 घंटे यूट्यूब में कुछ ना कुछ चलते रहता है इससे हमारे मन में टेंशन होता है इधर लड़ाई हो गई इधर ये हो गया इधर वो हो गया हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है रात को नींद नहीं आती है लोनलीनेस और डिप्रेशन हो जाते हैं इसलिए मोबाइल को छोड़िए अपने दोस्तों से जाके मिलिए उससे आपको ज्यादा फायदा होगा इस मोबाइल के कंपैरिजन में। सबसे इम्पोर्टेंट है अगर आप में से किसी को भी हेल्थ चेकअप कराना है, तो हर सैटरडे को मैंने 9 बजे का टाइम रखा है। सीऊडी में ओपीडी है मेरी, जहाँ पे आप आ सकते हैं। आपको डिस्काउंटेड प्राइस में जो भी खून के रिपोर्ट और टेस्ट है, वो हम करवा सकते हैं। और आपके यहाँ पे लेडीज़ का भी कोई प्रॉब्लम है, तो हमारी वाइफ भी वहीं पे है।
वो भी चेक कर सकती है। किसी प्रकार की लेडीज़ में जैसे अनीमिया होता है, हीमोग्लोबिन कम होता है, थायरॉइड की प्रॉब्लम होती है, इसकी जाँच कराना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ अ, मैं आपको बुद्ध पूर्णिमा या बुद्ध जयंती की हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सामयिक फाउंडेशन जो तुलसी है, उस वो ऐसे ही काम करते रहे, हम फ्यूचर में भी मिलते रहे। मैंने हिंदी में इसलिए बोला क्योंकि ज़्यादा लोग सब मराठी लोगों को हिंदी तो आती ही है और हिंदी लोगों को भी जिनको मराठी नहीं आती है या कमज़ोर है, उनको भी समझ में आए और कोई भी क्वेश्चन हो आपके मन में, तो राहुल जी के पास या मंगेश जी के पास वो क्वेश्चन भेज दीजिए। मैं ज़रूर उसका उत्तर दूँगा और आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा। आप ऐसा भी हो सकता है कि आपको छाती दुख रहा है या कई बार आपको पेट में गड़बड़ लग रहा है, पसीना छूट रहा है। ये जो सिम्पटम होते हैं, ये हार्ट अटैक के लक्षण हैं। और अगर आपको अचानक से पसीना छूटने लगा जबकि कमरा तो ठंडा ही है और कभी हाथ में लेफ्ट हाथ में दर्द होने लगा या कभी इधर पेट में दर्द होने लगा या फिर कभी 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 किसी को शोल्डर में दर्द होता है, तो ये जो है ये हार्ट अटैक के लक्षण है। आप कई बार बोल डॉक्टर के पास जाते हैं तो होता है गैस है। गैस हो या ना हो, सबसे पहले आपको ईसीजी करवाना है, क्योंकि इसी तरह से हार्ट अटैक मिस होता है और अगर मिस हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, अगर मान लीजिए आपने निकटतम जगह पे ईसीजी करा ली, तो इमीडिएटली आप डॉक्टर को ईसीजी दिखाएं। वो बता देगा कि आपको हार्ट अटैक है कि नहीं। और एक बार अगर हार्ट अटैक हो गया तो सबसे पहले डॉक्टर 3 गोलियां देता है, एक खून 2 खून पतला करने के लिए और एक चर्बी कम करने के लिए। ये गोली लेकर आपको अस्पताल में एडमिट हो जाना है, जिसकी वजह से खून पतला करने का 5 दिन का इंजेक्शन का कोर्स मिले। और एक बार ये हो गया तो उसके बाद आप एंजियोग्राफी करवा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, हार्ट अटैक फिल्मी नहीं है, सिर्फ लेफ्ट साइड के चेस्ट में नहीं होता है, कई बार हाथ में दर्द होता है, कभी ये एल्बो में दर्द होता है, कभी पेट में दर्द होता है, कभी सिर्फ पसीना छूटता है या कभी अचानक से बेचैनी महसूस होती है, कभी कभी जस्ट भारीपन महसूस होता है, दर्द भी नहीं, भारीपन। ये सारे हार्ट अटैक के लक्षण हैं। अगर इनमें से कोई भी लक्षण है तो आप किसी की मत सुनिए, सबसे पहले ईसीजी करवाइए। ईसीजी करवाने के बाद कोई भी डॉक्टर जो है उसके आपके आसपास, उनको भेज दीजिए, नहीं तो मुझे भेज दीजिए। और अगर कुछ भी गड़बड़ है तो इमीडिएटली उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है और हार्ट अटैक के बाद भी बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी जा सकती है। तो ये है वार्निंग सिम्टम्स जिसके बारे में हमको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर एक कॉमन क्वेश्चन है कि एसिडिटी के जो पेशेंट हैं उनको क्या करना चाहिए। सबसे पहले एसिडिटी के लिए गोलियां तो हम चिर परिचित है, पेंटोप्रेजोल, ओमेप्रेजोल, बट इससे एसिडिटी ठीक नहीं होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि खाली पेट में चाय या कॉफी का सेवन नहीं करना चाहिए, चॉकलेट और की मात्रा कम करनी चाहिए, कुछ दिनों के लिए मसालेदार खाने कम कर देने चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है, खाने के बाद इमीडिएटली लेटना नहीं चाहिए। खाने के बाद 2 घंटे आप सही सीधा बैठे रहेंगे तो एसिड ऊपर नहीं आएगा। अगर आपने खाने के बाद इमीडिएटली आप लेट गए तो एसिड ऊपर आ जाएगा और फिर आपको तकलीफें बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो इससे एसिडिटी के ऊपर काफी काबू पाया जा सकता है। जाधव साहब ने बोला है कि अगर हार्ट अटैक आता है तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। आई थिंक नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाके ईसीजी निकालने के बाद जब हार्ट अटैक आया है तो उसके बाद, हार्ट अटैक क्यों आता है, क्योंकि खून की गुठली बनती है, तो इमीडिएटली एक इंजेक्शन मिलता है या एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं। ये दोनों में से वो खून की गुठली पिघल जाती है, फिर 5 दिन अस्पताल में रखा जाता है। उसके 5 दिन के अंदर अंदर एंजियोग्राफी करके देखा जाता है कि कौन सी नस ब्लॉक्ड है। याद रखिए, कई बार सिर्फ इंजेक्शन से ही खून की गुठली पिघल जाती है, तो एंजियोग्राफी में सब कुछ क्लियर दिखता है और फिर दवा गोली चालू रखनी पड़ती है 1 साल तक, क्योंकि हार्ट अटैक के 1 साल तक दोबारा अटैक होने का बहुत ज्यादा चांस रहता है। 1 साल के बाद ये रिस्क बहुत कम हो जाता है। अच्छा, इसी बात में मैं लकवा भी कवर कर देता हूँ, क्योंकि
अगर किसी को लकवा आए तो क्या करना चाहिए? अगर आपके एक हाथ एक पैर में मूंगी जैसा आने लगे, लेफ्ट हाथ पैर में या राइट हाथ पैर में, या अचानक से कमजोर हो जाए, तो घबराइए मत। लकवा पूरी तरह ट्रीटेबल है। जल्द से जल्द अपने अस्पताल में जाइए। वहां पे डॉक्टर साहब आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करेंगे, सीटी एमआरआई करेंगे, लकवा का एरिया फाइंड आउट करेंगे और खून की गुठली तोड़ने का इंजेक्शन देंगे। उससे ये भी टल सकता है और आप पूरी तरह नॉर्मल हो सकते हैं लकवे के 3 से 6 महीने के अंदर अंदर। लेकिन आपको सिम्टम इग्नोर नहीं करना है। शरीर आपको अगर कोई सिम्टम दे रही है तो जल्दी जाना है और जल्दी जांच करानी है। किसी भी प्रकार के सीने में दर्द को एसिडिटी जैसे ट्रीटमेंट लेके घर पे नहीं बैठना है, ईसीजी करना जरूरी है। अगर एसिडिटी जैसा लगता भी है तो भी ईसीजी कराना जरूरी है। तो इस बारे में काफी ध्यान रखें। 20 से 30% लोग जो है एसिडिटी सोच के हार्ट अटैक लेकर घर पे बैठते हैं। जब हार्ट के काफी सारे स्नायु मर जाते हैं और हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है, तब जब उनको चक्कर आता है, ये सांस फूलने लगते हैं, तब तक डॉक्टर के पास आते हैं। ऐसे सिचुएशन में एंजियोप्लास्टी भी ज्यादा कारगर नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी जो डैमेज होना है वो डैमेज हो चुका है। जो शुरुआत के जो 3-4 घंटे है, स्ट्रोक में भी, लकवे में भी और छाती में दर्द के भी, ये बहुत जरूरी है। इसको बिल्कुल ही भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, किसी ने बोला हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में क्या फर्क है? ये बहुत जरूरी है। कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट का अचानक काम करना बंद होना, जिसकी वजह से हार्ट की पंपिंग पूरी तरह बंद हो जाती है। जैसे पेशेंट बैठा है, अचानक से उसको चक्कर आके गिर जाता है, इसे कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। कार्डियक अरेस्ट कैन बी ड्यू टू हार्ट अटैक, लेकिन हार्ट में अनियमित धड़धड़ी की वजह से कार्डियक अरेस्ट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है सीने को कंप्रेस करना। ओके, हार्ट को बार बार कंप्रेस करना 60-70 की स्पीड में, और एम्बुलेंस को बुलाना, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रिकल शॉक पैडल होते हैं, उधर से शॉक दिया जाता है, अनियमित धड़धड़ी रुक जाती है और पेशेंट रिकवर कर सकता है। तो कार्डियक अरेस्ट के लिए सीपीआर या कार्डियक ये सीने को दबाना बहुत जरूरी है। और आजकल तो अभी हम धीरे धीरे ट्रेन कर रहे हैं पुलिस वालों को, गार्ड्स को, सभी, सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, क्योंकि हर बार तो ऐसा नहीं हो सकता कि जहाँ पे कार्डियक अरेस्ट हो वहां पे डॉक्टर रहे। कार्डियक अरेस्ट का इसका मतलब यह है कि हार्ट की इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन बंद होना। हार्ट अटैक का मतलब यह है कि हार्ट को जो नस सप्लाई करती है उसमें खून का गुठली होना, जिसकी वजह से हार्ट पे पेन होना और हार्ट के कुछ स्नायु के मरना। तो कार्डियक अरेस्ट इज अ वेरी बैड डिजीज और हार्ट अटैक इज स्टिल बेटर। हाँ, सो अभी कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि सीटी कॉर्नरी क्या टेस्ट है, क्या ये एंजियोग्राम को रिप्लेस कर सकती है? देखिए, अगर तो पेशेंट को ईसीजी में चेंजेस आ गए हैं तो फिर सीटी कॉर्नरी का कोई रोल नहीं। लेकिन कई बार क्या होता है, 60-70% ब्लॉकेज की वजह से पेशेंट को चलने में छाती दुखता है या एक सीट माला चढ़ने में छाती दुखता है, लेकिन ईसीजी में ज्यादा चेंजेस नहीं है। इस टाइम पे सीटी कॉर्नरी बहुत ही जरूरी और अच्छा टेस्ट हो जाता है, क्योंकि अगर सीटी कॉर्नरी नॉर्मल है, देखिए सीने में दर्द होने के 100 कारण है, अगर सीटी कॉर्नरी नॉर्मल है तो पेशेंट निश्चिंत हो जाता है कि मेरे को हार्ट की तकलीफ अगले 5 साल में नहीं हो सकती। और सीटी कॉर्नरी में कुछ प्रॉब्लम है तो फिर प्रॉपर कॉर्नरी एंजियोग्राफी, जहां पे कैथेटर हार्ट के अंदर डालते हैं और देखते हैं कि कहाँ ब्लॉकेज है। तो सीटी कॉर्नरी में क्या करते हैं, कोई कैथेटर हार्ट में नहीं डालते, सिर्फ एक हाथ की नस में एक सुई डालते हैं और कुछ कॉन्ट्रास्ट जैसा इंजेक्शन करते हैं, मेडिसिन देते हैं, और वो सीटी स्कैन में दिख जाता है। तो सीटी स्कैन में फिर पता चल जाता है कि ब्लॉकेज है कि नहीं है, कितने परसेंट अंदाजन ब्लॉकेज है। लेकिन ये सीटी कॉर्नरी जो है ये अंदाजन होता है, इतना एक्यूरेट नहीं होता जितना कि अंदर जाने वाला कॉर्नरी आर्टरी जो है। ये एक चीज याद रखिए, ईसीजी में अगर चेंजेस आ गए तो फिर सीटी कॉर्नरी का कोई रोल नहीं है। लेकिन सीना दर्द करता रहता है और ईसीजी में ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है तो फिर जरूर सीटी कॉर्नरी करवाना चाहिए।
लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि सिटी कॉर्नरी में जो दवा यूज करते हैं उसका किडनी पर असर पड़ सकता है। इसकी वजह से किडनी का टेस्ट जरूर करवाना पड़ता है सिटी कॉर्नरी करने से पहले। और कोई सवाल? हम हाथ को जैसे क्या बोलते हैं उसको, अ, सुन पड़ जाना है जिसको मुंग्या आल्या मराठी में जो बोलते हैं, तो यस। ये भी कोई लक्षण होता है क्या? तो मुंगिया आना जो है, अगर हाथ और पैर एक साथ आ रहा है लेफ्ट साइड में, ये स्ट्रोक का अर्ली लक्षण हो सकता है। सिर्फ हाथ का सुन पड़ना भी एक लक्षण है, ईसीजी कराना चाहिए। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये हमारे स्पॉन्डिलोसिस की वजह से होते हैं, जो नेक से नस निकलती है ना गर्दन से, इसकी वजह से होता है। आजकल बहुत ज्यादा होता है, क्यों? क्योंकि हमारे जो यंगस्टर है वो ऐसे करके मोबाइल करते रहते हैं, तो ये पूरा जो है जहां से नस निकलती है उस पर दबाव पड़ता है और उसकी वजह से हाथ सुन्न होता है। लेकिन ये जरूरी है कि ईसीजी अगर ज्यादा तकलीफ हो रही है, सुन्न हो रहा है, साथ में पसीना भी छूट रहा है, तो डेफिनेटली ईसीजी करवाना चाहिए। और सिर्फ सुन्न हो रहा है, पसीना नहीं छूट रहा है, सांस में तकलीफ नहीं है, तो फिर इसकी कोई ज्यादा इसके ऊपर इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए। ये जो अभी जो सबसे ज्यादा जो मतलब एज एज का जो फैक्टर है, ये कितना इम्पोर्टेंट है? ये जो भी आपने केयर बताई है उसके लिए। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि देखिए, एक चीज बहुत जरूरी है। जब 60-70 साल के बाद हार्ट अटैक आता है, अगर आता है, तो उसमें पेशेंट को ज्यादा नुकसान नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी हार्ट की नसें बहुत सालों से ब्लॉक्ड है, तो हार्ट में छोटी छोटी नसें खुल जाती है। जबकि 30-40 के अंदर जब हार्ट अटैक आता है, तो ऐसी नसें नहीं बनती है, तो इमीडिएटली बहुत बड़ा झटका लगता है। इसलिए अमूमन देखेंगे 60-70 साल वाले जो बुढ़े हैं, उनको जब हार्ट अटैक होता है तो जनरली वो सरवाइव कर जाते हैं। जबकि 40-50 साल वाले जो पेशेंट है, उनको अचानक से डेथ हो जाती है। यस। 10 मिनट्स। तो ये मतलब हमको केयर करना यही एक उपाय है इसमें। बिल्कुल केयर करना जरूरी। हाँ, तो ये 20 साल के बाद जो हार्ट अटैक होता है, 20 साल वाले, इसमें दो कारण सबसे ज्यादा है। एक है स्मोकिंग। स्मोकिंग से बहुत यंग, मेरे जो जितने भी पेशेंट्स हैं जिनको मैं एंजियोप्लास्टी करता हूँ, तो हफ्ते में कम से कम 2 या 3 ऐसे रहते हैं जो 20 या 25 साल के बीच में उनको एंजियोप्लास्टी करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज इज स्मोकिंग और तंबाकू, क्योंकि इससे रक्त जो है वो घट हो जाता है। दूसरा ये होता है कि कुछ लोगों को अनुवांशिक हार्ट की बिजली में भी तकलीफ होती है, इसकी वजह से हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। तो ये दो प्रमुख कारण है इसकी वजह से, कि जिसकी वजह से 20 से 30 साल के बीच में हार्ट अटैक होता है। लेकिन 30 से 40-50 साल में जो हार्ट अटैक होता है वो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और इन वजहों से होता है। 20 से 30 साल में जो हैवी स्मोकिंग करते हैं, नशा करते हैं, उनमें होता है। या जिसके परिवार में 3-4 लोगों को हार्ट अटैक हुआ है, ये भी बहुत जरूरी है। परिवार में अगर आपके फादर को भी हार्ट प्रॉब्लम हो, खासकर 60 की कम उम्र में आपकी मदर को भी हार्ट प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली आपका चेकअप जल्दी कराना चाहिए। मैं तो इन पेशेंट्स में 25 साल में स्क्रीनिंग चालू कर देता हूं। सर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमको यहाँ तक दी है। थैंक यू। अभी सपोज कोई हार्ट पेशेंट अपने घर पे है, तो क्या क्या हमने केयर लेनी चाहिए उसके लिए? सबसे इंपॉर्टेंट है, हार्ट पेशेंट अगर आपके घर पे है तो उसको रेगुलर फॉलोअप के लिए जरूर लेके जाना चाहिए। हार्ट की दवाइयाँ जो ऑलरेडी चल रही है उसका हमेशा एक्स्ट्रा स्टॉक रहना चाहिए, क्योंकि कई बार पेशेंट बोलते हैं सर काल संपलं किंवा 2 दिवस झाले संपलं। ऐसा नहीं है, हार्ट की दवाई कंटिन्यूअस चालू रहनी चाहिए। सपोज आपके डॉक्टर का मीटिंग नहीं हो पा रहा है, हो सकता है कि अगले हफ्ते दिया है और दवाई खत्म हो गई, तो एक एक्स्ट्रा हफ्ते का जरूर दवाई लेना है, दवाई कंटिन्यूअस लेना है। अगर आप प्रवास कर रहे हैं तो कम से कम 1 महीने एक्स्ट्रा का दवाई लेके जाइए, क्योंकि आप कहीं पे जाते हैं, गाँव जाते हैं, तो बोलते हैं चलो और 5 दिन रह जाओ, चलो 10 दिन रह जाओ, कभी रिजर्वेशन का टिकट नहीं मिलता है। तीसरी बात,
वजन जरूर चेक करना चाहिए, ये खासकर हार्ट में जो कमजोरी वाले लोग हैं। अगर वजन बढ़ रहा है इसका मतलब शरीर में पानी जम रहा है, क्योंकि कमजोर हार्ट में शरीर में कई बार पानी जम जाता है, और इससे पहले कि उसको सांस बहुत ज्यादा फूलने लगे इमीडिएटली वजन बढ़ने वाले पेशेंट को डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको ऑलरेडी हार्ट में प्रॉब्लम है उसको अल्कोहल, दारू से बहुत दूर रहना चाहिए, दारू और सिगरेट से। अगर वो, कई बार क्या होता है कि कोई पार्टी हो जाती है, हार्ट ऑलरेडी कमजोर है, उससे 2-3 ये ना पैग वगैरह ले लिए, तो उसके बाद अचानक से पैरों में सूजन आ सकती है और भयानक दर्दड़ी भी हो सकती है। तो इसके ऊपर ये सब चीजों पर ध्यान देना है। रेगुलर ब्लड टेस्ट, रेगुलर फॉलोअप, हर दिन थोड़ा सा एक्सरसाइज जितना डॉक्टर ने आपका प्रिस्क्राइब किया है, एब्स्टिनेंस फ्रॉम अल्कोहल, नो स्मोकिंग, एंड एक्स्ट्रा मेडिसिन, और वजन का चेकअप, ये सारी चीजों का ध्यान रखेंगे तो कोई तकलीफ नहीं। धन्यवाद सर।